हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड 2026 के फिजिक्स के सारे फॉर्मूले करने वाले हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें होगा जिसके हम फॉर्मूले करेंगे, वो है चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, आइए इसके फॉर्मूले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक मिरर फॉर्मूला होता है जो कि होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इस तरह से ये आपका मिरर फॉर्मूला होता है। अब इसमें v u और f क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। v होता है आपका इमेज डिस्टेंस, u होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f आपका होता है फोकल लेंथ। ठीक है, ये आपका मेन फॉर्मूला है, सबसे पहला वाला। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमारा जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है हमारा मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, जो कि हमारा मिरर के लिए इस्तेमाल होता है। v हमारा अभी इमेज डिस्टेंस है और u आपका अभी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। एक फॉर्मूला और होता है इसका, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज कितनी बड़ी या कितनी छोटी बनी है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो हम इसको लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो भी हम इसे बोल सकते हैं। तो ये आपका दूसरा मेन फॉर्मूला है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। ये आपके दो मेन फॉर्मूले हो चुके हैं। अब इसके बाद हम अपने तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं, जो कि हमारा लेंस के लिए होता है। वो होता है सबसे पहले 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ पे बस माइनस आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये भी आपका इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f है आपकी फोकल लेंथ लेंस के लिए। ये फॉर्मूला आपका लेंस के लिए होगा, ये फॉर्मूला आपका लेंस के लिए होगा और ये आपका मिरर के लिए था। इस फॉर्मूले को हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम लेंस फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद एक फॉर्मूला आपका और हो जाएगा, जो कि होगा आपका मैग्निफिकेशन का इन लेंस में, और लेंस के लिए हम v/u लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, समझना आसान है, बस माइनस प्लस का ही फर्क है थोड़ा सा। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो यहाँ पर सेम ही रहेगा, तो उतनी ही ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली आपको। बाकी सब इसमें भी सेम है। ये आपके हो गए मतलब आपके क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन और उसके लेंस के फॉर्मूले मिरर के लिए। अब इसके बाद हम रिफ्रैक्शन के फॉर्मूले देख लेते हैं। रिफ्रैक्शन के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले हम बता देते हैं। सबसे पहले आप इतना नोट कर सकते हैं, पांचवा फॉर्मूला यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारा साइन हम बना लेते हैं, क्योंकि इस तरह से म्यू का निशान बन जाता है। ठीक है, बना देते हैं, इस तरह से आपका म्यू का निशान बन जाता है। क्लियर, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम लिखा हुआ है इस तरह से कि हमें मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, सॉरी, इसका पहले मेन फॉर्मूला लिखते हैं, आपको फिर आगे समझाएंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपके मीडियम में जो भी स्पीड ऑफ लाइट है और एयर की जो भी स्पीड ऑफ लाइट है या वैक्यूम की, उसे हम इस तरह से रेशियो में लिख लेंगे, जिसको हम बोल देंगे C1/C2। जहां पे C1 होगा पहले मीडियम का रेशियो, पहला मीडियम इसमें कुछ दे नहीं रखा तो हम वैक्यूम और एयर को मान लेते हैं। दूसरा मीडियम हमारा जो भी मीडियम होगा M, है ना, यानी कि C/CM लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अब सपोज कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन में वेवलेंथ देती जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे,
वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर, ये भी एयर है, अपॉन में वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ये आपका वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में भी सेम आप ये बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर अपॉन में फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम एम, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम एम। ये आपके सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले हो जाते हैं। इसके बाद पहले हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि ये काफी जरूरी फॉर्मूला है। ये हमने इस पूरे को अंडरलाइन कर लिया है। अब इसके बाद सपोज कर लीजिए कि आपको एक साथ दो मीडियम दे दिए जाए और पहले लाइट पहले मीडियम में थी, अब वो दूसरे मीडियम में चली गई, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो क्या होगा। तो इस तरह से पूछ लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, यानी कि पहले फर्स्ट मीडियम में लाइट थी, फिर वो सेकेंड में चली गई, तो अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। ऐसे केस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम ऊपर और स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम नीचे। अगर आपको पहले मीडियम का रेशियो पता है, सॉरी पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, दूसरे का भी पता है, तो आप उसका रेशियो इस तरह से बोल सकते हैं, दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। इसको म्यू म्यू करके बना लेते हैं, सॉरी इसको म्यू करके बना लेते हैं, म्यू है ना, दूसरे मीडियम का ऊपर और पहले मीडियम का नीचे। इसी तरह से अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ हमारी 1 ऊपर हो जाएगी और 2 की नीचे हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो फ्रीक्वेंसी 1 ऊपर हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी दूसरे की नीचे हो जाएगी। ये आपका होता है जब आप किसी एक मीडियम के रेस्पेक्ट में दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहें तो ये आपके सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मैक्सिमम इतने ही फॉर्मूले आ सकते हैं जहां तक मुझे पता है। तो अब आप इसको भी नोट कर सकते हैं, पहले मैं इसे अंडरलाइन कर लूं क्योंकि ये भी काफी मेन फॉर्मूला है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इतने ही फॉर्मूले हैं जो कि मेन हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके आगे हम लोग अभी इसी वीडियो में साइन कन्वेंशन भी आपको सिखाएंगे। साइन कन्वेंशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइन कन्वेंशन समझाने के लिए हमने यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर बना लिया है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस भी बन चुकी है और हमने इसको एक कार्टेशियन प्लेन की फॉर्म में बना लिया है। कार्टेशियन प्लेन की फॉर्म में बनाने में साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से और बहुत ही कॉन्सेप्चुअली याद हो जाती है। अब इसके लिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर जो होता है उसके लिए फोकल लेंथ इस तरफ बनती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस तरफ बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमेशा आपका मिरर के सामने रखा जाता है, यानी कि लेफ्ट तरफ आपका ऑब्जेक्ट होता है हमेशा ओ। ठीक है, सॉरी हाँ ओ ही होता है, सॉरी यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, तो हमारा एफ जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा इस केस में। नेगेटिव क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट तरफ आ रहा है। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, एफ आपका नेगेटिव लिया जाता है। उसी तरह से जब एफ आपका नेगेटिव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका नेगेटिव ही लेना होगा आपको। यू आपका नेगेटिव होता है ऑलवेज, हमेशा यू आपका नेगेटिव हमेशा होता है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई कॉनकेव मिरर है और उसमें जो इमेज है वो लेफ्ट तरफ ही बन रही है और लेफ्ट तरफ ही बनती है। कॉनकेव में एक लास्ट वाला केस होता है खाली, जिसमें जो इमेज होती है वो इस तरफ बनती है, लेकिन बाकी सब में, बाकी 5 केसेस में इस तरफ बनती है। तो वी भी जो है वो नेगेटिव ही लिया जाता है, किसमें? कॉनकेव में, एक्सेप्ट 1 केस, एक केस को छोड़ के, एक्सेप्ट 1 केस। ठीक है, एक केस को छोड़ के वी सब में क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर? अब हम हाइट की बात कर लें तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ऊपर की तरफ होती है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहती है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। अगर आपका इमेज जो है वो कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, मतलब रियल है मतलब नीचे की तरफ बन रही है और नीचे की तरफ बनने की वजह से वो नेगेटिव हो जाती है, यानी हाइट ऑफ इमेज इस केस में नेगेटिव हम लेते हैं। ठीक है,
और सपोज कर लीजिए कि आपकी जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रही है, सॉरी मिरर के, हाँ मिरर के पीछे बन रही है। तो मिरर के पीछे बनने में वो ऐसे सीधे खड़ी होगी, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इस केस में आपकी पॉजिटिव ही हो जाएगी, और ये होता है कॉनकेव का लास्ट केस। ठीक है, कॉन्वेक्स में सारी बातें इसी से सिमिलर होंगी। कॉन्वेक्स में बस ये थोड़ा इस तरफ हो जाते हैं, फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो इस तरफ चले जाते हैं। इस तरफ जाने की वजह से जो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होता है वो आपका पॉजिटिव हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव हो जाता है। यू तो नेगेटिव होता है हमेशा, ये तो मैंने बता दिया। वी वी भी आपका ज्यादातर पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स के केस में। ठीक है, यही फॉर्मूला आप लेंस के लिए भी लगा सकते हैं, बस आपको ये कार्टेशियन प्लेन याद करना होगा। एफ और सी अगर इस तरफ है तो नेगेटिव, उस तरफ है तो पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज अगर आपकी ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज अगर नीचे हो रही है तो नेगेटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होती है ऑलवेज। तो जो दो बातें हमेशा रहती हैं वो होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव होता है ऑलवेज, ये बात तो हमेशा होती है, जरूरी है लिखना इसको। और यू यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये दो बातें कभी नहीं बदलेंगी, इसलिए सॉरी ये नेगेटिव होता है, सॉरी ये नेगेटिव होता है ऑलवेज, है ना। तो ये दो बातें आपकी कभी नहीं बदलती, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो केस टू केस, यानी कि लेंस टू लेंस, मिरर टू मिरर आपकी वेरी करती हैं। लेकिन अगर आप ये कार्टेशियन प्लेन एक बार याद कर लेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। साइन कन्वेंशन भी खत्म हो चुका है। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो पावर ऑफ अ लेंस का होगा। एक लेंस की पावर आप कैसे निकालते हो, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका पावर इज इक्वल टू 1/f विद साइन, जो कि आपको साइन के साथ लेनी होती है। ठीक है, क्लियर। अब यहां से जो f होता है आपका, ये होता है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस की फोकल लेंथ। ये इतना फॉर्मूला आपके लिए बहुत जरूरी है पावर की। ठीक है, क्लियर। फोकल लेंथ आपकी अभी इससे पिछले हमने बताया था कि नेगेटिव होती है किसमें, कौन से केस में, कॉनकेव मिरर के केस में। ओ सॉरी, मिरर तो हमें देखना ही नहीं है ना, हमें तो लेंस देखना है। कहने की बात यह है कि अगर आपको फोकल लेंथ पता है कॉन्वेक्स लेंस की या कॉनकेव लेंस की साइन के साथ, तो आप पावर निकाल सकते हो, लेकिन साइन जरूर लगाना। ठीक है, पावर का फॉर्मूला हो जाता है 1/f। एफ आपको हमेशा मीटर में लेनी है, ये बात ध्यान में रहे, एफ आपको ऑलवेज मीटर में लेना होगा। और जो आपकी पावर की यूनिट होगी वो इस तरह से डायोप्टर में आ जाएगी। डायोप्टर इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। एक लेंस की पावर की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। एक डायोप्टर का मतलब होता है 1 मीटर इनवर्स, 1 मीटर का इनवर्स। इसीलिए हमें फोकल लेंथ मीटर में ही लेनी होती है। यही आपका पावर का फॉर्मूला होता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूले स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो मेन फॉर्मूला है इसमें, वो फॉर्मूला वैसे तो एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपके यूज में तो आता ही है। वो फॉर्मूला है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। ये आपका फॉर्मूला होता है। किसी भी एक बॉडी का चार्ज जो होता है वो होता है प्लस माइनस N, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बॉडी में। और ये E क्या होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू भी आपको याद करने की जरूरत है। तो ये आपका पहला मेन फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो दूसरा फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो I इज इक्वल टू Q/T। दोनों बातें सेम ही है। ठीक है, जहां पर जो आपका Q होता है वो होता है चार्ज
आई होता है आपका करंट और टी होता है आपका टाइम। ये आपका पहला फॉर्मूला हो जाता है। एनसीईआरटी के हिसाब से ये है, लेकिन आप ऐसे भी करके लिख सकते हैं। इसके बाद आपका तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने में कितना वर्क डन किया जाता है वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल होता है। ठीक है, इस तरह से आप, और हाँ, इस चार्ज को आप ए से लेकर बी तक लेके जा रहे हो तो ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल, इन दोनों का डिफरेंस होता है, इसीलिए हम इसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब ये तीन फॉर्मूले आप लिख लीजिए पहले, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा। अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। इसके बाद अगला फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं वो है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर is directly proportional to the current applied to it। जो भी करंट उसमें दौड़ रहा होता है पोटेंशियल डिफरेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो V होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I। क्लियर, ये आपका ओम्स लॉ कहता है। अब इसके हिसाब से हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इक्वल का निशान लगाते हैं, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के बाद हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जो कांस्टेंट होता है आपका R यानी कि रेजिस्टेंस। ये आपका ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, V होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है आपका करंट, और R होता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर। एक वायर की रेजिस्टेंस जो कि एक वायर के मटेरियल पर, ठीक है, और एक वायर की लेंथ पर, और उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि वो वायर कितना मोटा है, इन तीनों चीजों पर यह रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जब एक वायर बन के तैयार होता है उसी टाइम पे उसकी रेजिस्टेंस फिक्स हो जाती है। अब इसके इसके अलावा अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, उस केस में पोटेंशियल और करंट जो है वो एक दूसरे को ऑल्टरनेटिवली चेंज करते रहते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस हमारा फिक्स होता है। अगला हम बात कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन मटेरियल यानी कि रो, लेंथ ऑफ वायर यानी कि L, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि वो वायर कितना मोटा है या कितना पतला है, इन तीनों चीजों पर डिपेंड करती है। अब किस किस तरह से डिपेंड करती है? सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। जितना आप वायर की लेंथ बढ़ा दोगे उतना ही आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। दूसरी बात, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। जितना आप तार मोटा लोगे यानी जितना उसका एरिया ज्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस उसका कम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े बिजली के खंभे होते हैं उनमें जो तार होती है वो काफी मोटी होती है, यानी कि उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस को कम ही रखा जाता है, क्योंकि बिजली ज्यादा चाहिए होती है। बिजली ज्यादा चाहिए यानी करंट ज्यादा दौड़ना चाहिए, तो रेजिस्टेंस को तो कम ही रखते हैं ना। करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे से अपोजिट चलते हैं, इसलिए रेजिस्टेंस कम होगा तभी आपका करंट जा पाएगा, इसलिए एरिया को यानी मोटाई को ज्यादा रखते हैं, जिस कारण से रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये दोनों भी आपस में इनवर्स में हो जाते हैं। अब इन दोनों को एक साथ लिखे तो रेजिस्टेंस जो है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्स में।
यहां से अगर आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हो तो एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, जिसको आप रो बोल देते हो, और फॉर्मूला बन जाता है रो एल बाय ए का। जहां पे ये आर होता है रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर, एक वायर की रेजिस्टेंस। रो होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल पे डिपेंड करती है। एक वायर बनते के साथ ही जो रेजिस्टिविटी है वो अपने आप में फिक्स हो जाती है। एल होता है आपका लेंथ ऑफ वायर, एक वायर की लेंथ। और ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि वो वायर जो है कितना मोटा या पतला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये भी आपका काफी मेन फॉर्मूला है, इस पे भी काफी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का जो अगला फॉर्मूला है वो है पावर का। पावर का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल इनटू करंट। पावर का एक तो ये मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसके अलावा पावर का एक और फॉर्मूला भी आप लिख सकते हो, इसी के बगल में लिख लेते हैं। पावर का एक फॉर्मूला आप और लिख सकते हो जो कि होता है एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद छठा, हीट का एक फॉर्मूला हो सकता है वी आई टी, पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम, हीट भी एक टाइप की एनर्जी ही होती है, और एनर्जी का फॉर्मूला आप देखोगे तो पावर इंटू टाइम लिख सकते हो आप, मैंने भी वही लिखा है। हीट का फॉर्मूला वी आई टी हो सकता है। हीट के और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, जैसे कि हीट का एक फॉर्मूला हो सकता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी। या फिर आप हीट का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाय आर टी, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके इस तरह से हीट के अलग अलग फॉर्मूले हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। एनर्जी मतलब वो जो आपकी बिजली खपत होती है रियल लाइफ में, वो किस यूनिट में नापी जाती है, किलो वॉट आर, या फिर वॉट आर में, या फिर वॉट सेकंड में, है ना। मतलब जनरली तो किलोवाट आर में नापी जाती है। इसके लिए आपको पावर को किलोवाट में चाहिए होती है और टाइम आपको आवर्स में चाहिए होता है। पावर की ऐसा यूनिट जो होती है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है। एक वॉट का मतलब होता है 1000, सॉरी, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट, ठीक है। ये आपको साइन कन्वेंशन आपको याद रखनी होगी, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी आपको काफी मेन है, इस पे भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे फॉर्मूले खत्म हो चुके हैं।